हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं होशी नोको यानी माई स्टार्स के एपिसोड 4 का एक्सप्लेनेशन। तो एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक्वा अपने फाइनल सीन को इम्प्रूव करने के लिए टेक्निक सोच रहा होता है। एक्वा सोच रहा होता है कि बाहर बारिश हो रही है, इसकी वजह से सेट के अंदर भी काफ़ी सारा पानी आ गया है और शूटिंग भी इस बात को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। एक्वा आगे सोचता है कि वो किसी जगह से आएगा, उसके आसपास का सेट, कैमरा का पोजीशन, लाइटिंग और वो कैमरे में किस तरह से दिखेगा, उसे इन सभी बातों के बारे में एक बार फिर से ध्यान से सोच लेना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि शूटिंग दोबारा से शुरू हो जाती है। वहीं कान्हा कैमरे की तरफ देखते हुए सोच रही होती है कि कैमरा चालू होते ही माहौल बिल्कुल बदल जाता है। हर एक पर एक साल जैसा लगने लगता है और ऐसा लगता है कि ये जिंदगी का सबसे मुश्किल समय है। कान्हा आगे सोच रही होती है कि बचपन में सब उसे जीनियस एक्टर समझते थे, लेकिन टाइम के बीतने के साथ उसकी पॉपुलैरिटी भी घटती चली गई और आज के टाइम सब उसे बीते हुए जमाने के चाइल्ड एक्टर समझते हैं। लेकिन उसने कभी भी हार नहीं मानी और वो हमेशा मेहनत करती रही, और जिसकी वजह से आज उसे ये लीड रोल मिला है और इसीलिए उसे अपने आप को साबित करना होगा, चाहे उसके लिए उसे एक तिनके का सहारा क्यों ना लेना पड़े। आगे सीन की शूटिंग शुरू हो जाती है और कान्हा सोच रही होती है कि वो जानती है कि यह सीरीज अभी तक बहुत ज़्यादा बेकार रही है और शुरुआती 4 एपिसोड लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है और सभी इससे फ्लॉप बोल रहे हैं। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। ये सीन मांगा में सबसे ज़्यादा पॉपुलर सीन है, जब हीरो हीरोइन को एक स्टॉकर से बचाता है और हीरोइन उसके प्यार में पागल हो जाती है, और वो जब भी इस सीन को पढ़ती है तो उसके आंखों में से आंसू निकल आते हैं। और अगर वो अपने को एक्टर के साथ मिलकर काम करे तो हो सकता है वो इस सीन को अच्छा बना सके। लेकिन इसके बाद कान्हा देखती है कि जो हीरो होता है वो बहुत बेकार एक्टिंग करता है, जिसको देखकर कान्हा भी समझ जाती है कि इसका कुछ नहीं हो सकता है। वो कुछ भी कर दे, इसकी एक्टिंग को नहीं सुधार सकती है वो। और डायरेक्टर को देख कर भी नहीं लगता है कि उसको इसकी एक्टिंग से कोई फर्क पड़ रहा है। वहीं तभी हम देखते हैं कि सीन में एक्वा की एंट्री होती है और एक्वा पानी के बीच में से चलते हुए वहाँ पर आ रहा होता है। वही असिस्टेंट डायरेक्टर से बोलता है कि पानी में चलने की आवाज़ माइक में आ रही है, क्या अब हम शूटिंग को रोक दें। इस पर डायरेक्टर बोलता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसे ये स्टाइल ज़्यादा पसंद आया है। वहीं आगे हम देखते हैं कि एक्वा अपने डायलॉग्स बोलना शुरू करता है और कान्हा भी उसको देख कर चौंक जाती है और सोचती है कि रिहर्सल के टाइम में तो ये इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं कर रहा था, तब अचानक से इसे क्या हुआ। वहीं एक्वा अपने दिमाग में सोच रहा होता है कि वो आई की तरह टैलेंटेड नहीं है, न ही वो उसके पास ऐसा हो रहा है जिसको देखकर सभी लोग इम्प्रेस हो जाएं, और न ही वो कोई अच्छा एक्टर है। लेकिन इसके बाद भी उसके पास जो चीज़ें हैं जैसे कैमरा, लाइटिंग, को एक्टर्स और सेट, इसका इस्तेमाल करके वो आज जैसी अच्छी एक्टिंग क्रिएट कर सकता है। इसके बाद वो हीरो के पास जाकर बोलता है कि बिना फोटो एडिटिंग के वो काफ़ी ज़्यादा बदसूरत लगता है। यह सुन के वो हीरो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है। वहीं डायरेक्टर ये देख के सभी लाइट्स और कैमरा को उन दोनों को फोकस करने के लिए बोलता है। वहीं कान्हा ये देख के सोच रही होती है कि ये बिल्कुल मांगा की तरह है। वहीं आकाश सोच रहा होता है कि उसके इतने सालों के एक्सपीरियंस की वजह से वो डायरेक्टर्स के काम करने के तरीके, उनके मोटिवेशंस और सीन को अच्छे से समझकर उसको और बेहतर बना सकता है, और इसके बाद बाकी सब कुछ कान्हा के ऊपर निर्भर करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक्वा एक चाकू निकालता है और वो कान्हा की तरफ दौड़ता है, लेकिन तभी हीरो आता है और एक्वा को जोरदार पंच मारता है। इसके बाद एक्वा सोचता है कि अब सिर्फ कान्हा को रोते हुए अपने लाइन्स को अच्छे से बोलना है, और कान्हा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और अपने लाइन्स को बहुत अच्छे से बोलती है। वहीं ये देख के एक्वा भी इम्प्रेस हो जाता है, बोलता है कि आखिरकार ये इसकी स्पेशलिटी जो है। शूटिंग के बाद हीरो एक्वा के पास आता है, उससे माफी मांगता है क्योंकि उसने सच में एक्वा को एक जोरदार पंच मार दिया था। इस पर एक्वा बोलता है कि उसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, वो खुद चाहता था कि उसे असली का पंच पड़े ताकि वो लोग इस सीन को ज्यादा से ज्यादा असली दिखा सकें, और आखिरकार इसी की वजह से कान्हा अपनी बेस्ट एक्टिंग दे पाई है। वहीं असिस्टेंट डायरेक्टर बोलता है कि इस लड़के की वजह से अब हमें अपने प्लान्स में काफ़ी ज़्यादा चेंज करने पड़ेंगे। इस पर डायरेक्टर बोलता है कि उसे इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, आजकल यंग लोग सेट को अपने स्क्रिप्ट में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस खुद से करते हैं, और यंग लोगों के साथ काम करते हुए उसे इस बात का ध्यान पहले से ही रखना चाहिए, और इसकी वजह से ये सीन काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सका है और मुझे लगता है कान्हा भी इससे काफ़ी ज़्यादा खुश होगी। इसके बाद डायरेक्टर अगले सीन के लिए कान्हा को बुलाते हैं, लेकिन कान्हा किसी ख्याल में खोई हुई होती और वो एक बार में डायरेक्टर की बात नहीं सुनती है। लेकिन दूसरी बार बुलाने पर कान्हा को होश आ जाता है और शूटिंग के लिए जाती है। वही हम देखते हैं कि फाइनल सीन में कान्हा को एक ऐसे हीरोइन की एक्टिंग करनी होती है जो कि हीरो के प्यार में पड़ जाती है। वहीं कान्हा ये सीन कैमरे के पीछे खड़े एक्वा को देखते हुए देती है। वहीं अगले सीन में हम स्वीट टुडे मांगा के ऑथर के ऑफिस को देखते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि ऑथर के असिस्टेंट उससे बोल रही होती है कि उसे इस तरह से जमीन पर नहीं सोना चाहिए। इस पर ऑथर बोलती है कि अगर वो बेड के ऊपर सोई तो वो देर तक सोते रह जाएगी, लेकिन जमीन पर सोई तो वो 4 घंटे में जरूर उठ जाएगी। इसके बाद ऑथर अपने दोनों असिस्टेंट्स को कुछ काम करने के लिए बोल देती हैं और बोलती हैं कि अभी वो स्वीट टुडे का टीवी ड्रामा देख रही है, तब तक वो दोनों अपना काम कंप्लीट कर लें। वहीं उसकी दोनों असिस्टेंट्स बोलती हैं कि आप अभी तक इसे देख रही हैं, उन लोगों ने तो 2 एपिसोड के बाद इसे देखना बंद कर दिया था। वहीं उसकी एक असिस्टेंट बोलती है कि आपने इसे लिखने में कितनी ज़्यादा मेहनत की थी, लेकिन इन टीवी ड्रामा वालों ने इसे पूरी तरह से बेकार कर दिया, और ये देख के उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इन लोगों पर। इस पर वो ऑथर बोलती है कि ये तो होना ही था, आखिर वो लोग एक कंप्लीट हो चुकी मांगा को अडेप्ट कर रहे हैं जिसकी आगे कोई ग्रोथ नहीं होने वाली है।
इसलिए वो इसी बात से खुश है कि उसकी मांगा को एक मोशन मीडिया में अडेप्टेशन मिला है। वैसे भी उसके सभी मांगा ऑथर दोस्त जिनकी स्टोरीज पहले अडेप्ट हो चुकी हैं, उन्होंने पहले उससे कहा था कि उसे अपनी ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए। और ये बोलते हुए वो शो का लास्ट एपिसोड देख रही होती है और काना की एक्टिंग देखकर वो रोने लगती है और वो बोलती है कि लेकिन आखिर में वो इस बात से खुश है कि उसकी स्टोरी को एक अडेप्टेशन मिली। वहीं आगे हम देखते हैं कि ऑडियंस को शो का लास्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाता है और ऑडियंस सोशल मीडिया पर इसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रही होती है। इस पर आयका सोचता है कि ज़्यादातर ऑडियंस ने शो को पहले ही देखना बंद कर दिया था, लेकिन स्वीट टुडे के मांगा के कुछ हार्डकोर फैंस इसे अभी भी फॉलो कर रहे थे। स्वीट टुडे का फाइनल एपिसोड कोई वायरल नहीं हुआ या फिर ऐसा भी नहीं है कि इसके बारे में सब बात कर रहे हो, लेकिन मांगा के पैशनेट फैंस के बीच में इसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ हो रही है। वहीं इसके बाद हम स्वीट टुडे की रैप अप पार्टी को देखते हैं, जहाँ पायक काना से बोलता है कि इतने सारे लोगों को साथ में देखकर उसे एहसास हुआ कि इस प्रोजेक्ट से कितने ज़्यादा लोग जुड़े हुए थे। इस पर काना बोलते हैं कि उसने बिल्कुल सही कहा, इन सभी की जॉब और सक्सेस हमारे परफॉर्मेंस के ऊपर निर्भर करती है, इसलिए हमें पूरी मेहनत करनी चाहिए ताकि हम इन्हें निराश न करें और किसी तरह के स्कैंडल से भी बचना चाहिए। वहीं काना इसके बाद एक्वा से पूछती है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। इस पर एक्वा बोलता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो स्कैंडल का कोई सवाल ही नहीं होता है। वही सुनकर काना भी खुश हो जाती है और शर्माने लगती है। तभी वहाँ पर मांगा ऑथर आ जाती हैं और वो काना की तारीफ करते हुए बोलती हैं कि सिर्फ उसी की एक्टिंग की वजह से ये शो यहाँ तक पहुँच पाया है। इस पर काना खुशी के मारे रोने लगती है। वहीं इसके बाद प्रोड्यूसर कुबर आगे एक्वा के पास आके उसकी काम की तारीफ करता है लास्ट एपिसोड में। वहीं वो आगे बोलता है कि इस सीरीज को काफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं किया गया, लेकिन इसका मेन मकसद उसके जैसे टैलेंटेड लोगों को सामने लाना था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा कामयाब रही है। वहीं एक्वा सोच रहा होता है कि सेट से मिले सीक्रेट की डीएनए टेस्टिंग के बाद ये पता चल गया है उसे कि प्रोड्यूसर कुबर आगे उसके फादर नहीं है। वहीं प्रोड्यूसर उससे आगे बोलते हैं कि तुम स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन से जुड़े हुए हो ना, और तुम्हारा चेहरा भी उस प्रोडक्शन हाउस की पुरानी सुपरस्टार आई से काफ़ी ज़्यादा मिलता है। इस पर एक्वा बोलता है कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक होगा। इस पर प्रोड्यूसर को बुलाइडी बोलते हैं कि वो ये भरोसे से कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने आई को बहुत करीब से देखा है। इस पर एक्वा उनसे पूछता है कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं और आखिरकार वो आई को कैसे जानते थे। इस पर प्रोड्यूसर बोलते हैं कि उन्होंने आई के साथ काफ़ी ज़्यादा काम किया है जब वो एक मैगजीन के लिए काम करते थे, और उन्होंने आई को काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स भी दिलवाए थे। और इसके अलावा वो आई को कुछ रेस्टोरेंट्स के सजेशंस भी देते थे जब वो एक लड़के से मिलने जाती थी, जिसके बारे में उसकी एजेंसी को भी नहीं पता था। पैको उनसे पूछता है कि क्या वो जानते हैं कि वो किससे मिलने जाती थी। इसमें प्रोड्यूसर को आगे बोलते हैं कि लगता है तुम्हें उसके गॉसिप्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्या तुम उसके कोई फ़ैन हो। इस पैको बोलता है कि हाँ वो उसका फ़ैन है। इस पर प्रोड्यूसर को आगे बोलते हैं कि उन्हें ये सब बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके बदले में उसे भी उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। वो दिखने में अच्छा है इसलिए वो चाहते हैं कि वो उसके लिए एक डेटिंग शो में काम करें। वहीं इसके बाद हम एक्वा और रूबी के घर का सीन देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि एक्वा और रूबी पहले दिन स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। वहीं एक्वा रूबी से बोलता है कि तुम्हारी स्कर्ट काफ़ी छोटी लग रही है। इस पर रूबी एक्वा से बोलती है कि तुम बिल्कुल एक बूढ़े आदमी की तरह बात कर रहे हो, और इसके बाद वो लोग अपनी माँ की फ़ोटो को बाय बोलते हुए वहाँ से चले जाते हैं। वहीं स्कूल में हम देखते हैं कि एक्वा रूबी को उसकी क्लास तक छोड़ने के लिए जा रहा होता है, तभी वहाँ पर कान्हा आ जाती है और वो उन दोनों का स्वागत करती है स्कूल में, और बोलती है कि इस स्कूल का शेड्यूल सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, लेकिन यहाँ पर भी अगर तुम फेल होते हो या तुम्हारी अटेंडेंस सही नहीं रहती है तो तुम्हें अपना साल दोबारा रिपीट करना पड़ेगा दूसरे स्कूलों की तरह। लेकिन ये स्कूल दूसरे से अलग इस मायने में क्योंकि अगर तुम अपने आसपास देखोगे तो यहाँ पर हर स्टूडेंट इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, और ये स्कूल इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के लिए जापान का सबसे बेस्ट स्कूल है, और वो उनकी सीनियर होने के नाते उनका शो बिजनेस की दुनिया में स्वागत करती है। वहीं क्लास की तरफ जाते हुए रूबी बोलती है कि वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील कर रही है। इस पर कान्हा बोलते हैं कि उसे नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कोई ट्रेनिंग स्टूडियो या फिर फिल्म स्टूडियो नहीं है, बल्कि एक आम स्कूल है और उसे इसी तरह बिहेव करना चाहिए जैसे वो किसी आम स्कूल में करती। वहीं इसके बाद जब रूबी अपनी क्लास में जाती है तो वो सबको देखकर सोच रही होती है कि यहाँ पर उसके चारों तरफ खूबसूरत लड़कियाँ और हॉट लड़के हैं, ये बिल्कुल भी किसी आम स्कूल की तरह नहीं लग रहा है, बल्कि ये बिल्कुल अलग दुनिया है। वहीं रूबी सोचती है कि लेकिन उसे घबराना नहीं चाहिए, उसके पास भी अपने मॉम की जीन्स है और इसीलिए दिखने में वो किसी से भी कम नहीं हो सकती है। और ये बोलते हुए रूबी जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। वहीं तभी वो अपने पास में बैठी हुई एक खूबसूरत लड़की को देखती है और उससे पूछती है कि क्या वो कोई मॉडल है। इस पर वो रूबी से बोलती है कि हाँ उसने बिल्कुल सही समझा, वो एक मॉडल है और उसका नाम मिनामी कोटोबुकी है। और ये सुन के रूबी अपने मोबाइल के ऊपर उसको सर्च करती है। इस पर मिनामी बोलती है कि उसी के सामने ऐसे उसे सर्च करना अच्छी बात नहीं है। इस पर रूबी उससे आगे बोलती है कि उसका एक्सेंट सच में कमाल का, क्या वो ओसाका से है। इस पर मिनामी बोलती है कि ऐसा नहीं है, वो यहीं पे पली बड़ी है और उसका एक्सेंट फेक है। वहीं क्लास होने के बाद रूबी मिनामी को अपने भाई एक्वा से मिलवाती है और अपने भाई को उसके बारे में पूरी बात बताती है। वह एक्वा बोलता है कि वो ये जान के खुश है कि उसने पहले ही दिन दोस्त बना लिए। इस पर रूबी एक्वा से पूछती है कि क्या उसके कोई दोस्त बने। इस पर एक्वा बोलता है कि वो स्कूल में दोस्त बनाने नहीं आया है। इस पर रूबी बोलती है कि ये तो काफ़ी दुख की बात है कि कोई भी उसका दोस्त नहीं बना। अगर वो इस बारे में बात नहीं करना चाहता है तो वो आगे कुछ नहीं बोलेगी।
इस पे एक्वा बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई उससे बात नहीं कर रहा है, लेकिन ज्यादातर लोग पहले से दोस्त हैं, इसलिए नए लोगों से रिश्ते बनाने में थोड़ा समय लगेगा। और ऐसा भी नहीं है कि वो कोई लोनर है जो कि दोस्त नहीं बना सकता है। वहीं रूबी आगे मीनामी से बोलती है कि क्या वो उसके भाई एक्वा से दोस्ती करेगी। इस पे मीनामी बोलती है कि हाँ, उसे इसमें खुशी होगी। इस पे एक्वा रूबी से बोलता है कि उसे इस तरह से अपने दोस्त शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। एक्वा आगे बोलता है कि उसे उसकी चिंता छोड़कर खुद की चिंता करनी चाहिए, आखिरकार वो बिल्कुल नए एनवायरनमेंट में आई है। इस पर मीनामी बोलती है कि वो बिल्कुल सही कह रहा है, अपने आसपास इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस लोगों को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रही है। फिर रूबी मीनामी से बोलती है कि उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या फिर स्टूडियो नहीं है, बल्कि एक नॉर्मल हाई स्कूल है और उसे नॉर्मली बिहेव करना चाहिए जैसे वो कहीं किसी दूसरे स्कूल में करती। वही एक्वा बोलता है कि उसने ये बातें पहले भी कहीं सुन रखी है। वहीं एक्वा आगे बोलता है कि ओपनिंग सेरेमनी में उसने काफ़ी अच्छे दिखने वाले लोगों को देखा है, लेकिन उसने किसी फेमस पर्सन को नहीं देखा है। इस पर रूबी बोलती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसकी क्लास में एक कमाल की लड़की है। तभी हम एक रिकैप देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि रूबी की क्लास में एक लड़की आती है और वो टीचर से माफ़ी मांगती है और बोलती है कि उसका एक टीवी शूट था जिसकी वजह से वो एंट्रेंस सेरेमनी में हिस्सा नहीं ले पाई और उसका नाम फ्रेड सिलानुई है। वहीं उससे देख के क्लास के सभी लोग भी शौक हो जाते हैं। वहीं रूबी आगे बोलती है कि वो सच में बहुत ज़्यादा कमाल की है, उसने बहुत सारे स्टूडियोज के अंदर काम किया हुआ है और अगर कोई पर्सन खूबसूरत लड़की के बारे में सोचता है तो सबसे पहले उसी का चेहरा किसी को भी याद आएगा। इस पर एक्वा बोलता है कि उसने उसका नाम सुना है, लेकिन उसे नहीं पता था कि रूबी को वो इतनी ज़्यादा पसंद है। इस पर रूबी बोलती है कि वो उसकी फेवरेट है। इस पर एक्वा बोलता है कि उसे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसकी फेवरेट तो हमेशा आई ही रहेगी। इस पर रूबी बोलती है कि उसके लिए भी उसकी फेवरेट हमेशा आई रहेगी, लेकिन ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि फ्लेयर वहाँ से जा रही होती है और रूबी बोलती है कि वो दूर से देखने में भी कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही है। इस पर एक्वा बोलता है कि उसे इस तरह से फैन गर्ल की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए, आखिरकार वो उसकी क्लासमेट है। और ये बोलते हुए एक्वा फ्रेड के पास जाता है और उससे बात करते हुए बोलता है कि उसे उससे मिलकर खुशी हुई, उसकी छोटी बहन उसकी क्लास में है, तो प्लीज़ उसके साथ वो अच्छे से बिहेव करे। इस पर फ्रेड उससे बोलती है कि वो उसे जानती है, उसने स्वीट टुडे में काम किया था ना, उसे उसकी एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। इस पर एक्वा उसे थैंक यू बोलता है। फिर मीनामी को भी पहचान जाती है और बोलती है कि वो वही लड़की है ना जो मिडिल जम के कवर पेज पे आई थी और उसका नाम मीनामी है। इस बात में मीनामी भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो ये देख के रूबी को जलन होती है। तभी फिर रूबी से पूछती है कि वो उसे नहीं पहचान पा रही है, आखिर वो क्या करती है। इस पर रूबी निराश होते हुए बोलती है कि वो अभी कुछ नहीं कर रही है। वहीं रूबी घर आकर मियाको से बोलती है कि उसे अभी के अभी एक आइडल बनना है। इस पर मियाको से बोलती है कि वो इस तरह से जल्दबाजी ना करे, एक आइडल ग्रुप को खड़ा करना काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और मेहनत का काम होता है। इस पर रूबी बोलती है कि लेकिन अगर उसने ज़्यादा इंतजार किया तो स्कूल में सब उसका मजाक बनाएंगे। सो मियाको उसे समझाती है कि ये इतना आसान काम नहीं होता है, वैसे भी उसे क्यूट लड़की को ढूंढने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं वो पहले से किसी एजेंसी से जुड़ी हुई हैं। इस पर रूबी बोलती है कि क्यों ना वो लोग मीनामी से बात करें। इस पर मियाको उसे मना कर देती है और बोलती है कि वो पहले से किसी एजेंसी से जुड़ी हुई है और इस तरह वो दूसरी एजेंसियों से पंगे नहीं लेना चाहती है, लेकिन अगर कोई फ्रीलांसर हो तो उसके बारे में वो सोच सकती है। इस पर एक्वा बोलता है कि वो ऐसी एक फ्रीलांसर को जानता है जिसके पास ज़्यादा काम नहीं है और वो दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। असल में एक्वा काना के बारे में बात कर रहा था। और ओशिनोको का एपिसोड 4 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही दूसरे एनिमे के एक्सप्लेनेशन वीडियो लाते रहेंगे, इसलिए आप लोग भी हमें सपोर्ट करिए। तब तक के लिए थैंक यू, सबा खैर, सायोनारा, बाय बाय।